नमस्कार, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी यानी किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही उस तत्व की क्या होती है? संयोजकता होती है। तो इसमें सबसे पहले लुईस ने 1916 में, इसका पूरा नाम था कॉसेल लुईस। कॉसेल लुईस ने 1916 में अपना नियम दिया और उस नियम का नाम क्या रखा उन्होंने? अष्टक नियम। क्या रखा उन्होंने? अष्टक नियम। यानी इस संयोजकता को समझाने के लिए कॉसेल लुईस ने 1916 में एक नियम दिया और उस नियम को क्या कहा? अष्टक नियम। अष्टक नियम से यानी इस नाम से ही हमें पता चल रहा है, अष्टक नियम का मतलब होता है कि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन कब होंगे? यानी या तो क्या करेगा, कोई परमाणु अपने बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन है उनको या तो साझा करेगा, या उनको क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। यानी किसी भी परमाणु को अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए चाहे इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़े, चाहे अपने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़े, चाहे किसी से भी साझा करके इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़े, तो इस प्रकार से कैसे भी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। यानी इसकी सीधी बात यह है कि कोई भी तत्व जो होता है, तो तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहा जाता है? उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है, संयोजकता कहते हैं। यानी किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहते हैं? उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। जैसे उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे हम कहें कि भाई सोडियम की संयोजकता कितनी है। देखो सोडियम इस प्रकार से लिखा मैंने, इसका मतलब क्या है कि ये सोडियम उदासीन आयन है। कैसा आयन है ये? उदासीन आयन है। अब क्या होगा कि अब ये सोडियम ऊर्जा प्राप्त करके जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिखें तो 2, 8 और 1 होता है। कितना होता है? 2, 8, 1। यानी सोडियम का कितना होता है? 11 होता है। 2, 8 कितने हो गए? 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11। यानी सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? 2, 8, 1। तो अब इसकी संरचना जब हम बनाते हैं तो जैसे ये सोडियम लिखा मैंने, और इस सोडियम के अंदर जैसे तीन कक्षाएं हैं, तो ये 3 कक्षाएं बनाई। पहला जो कक्षक है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भर दिए। दूसरा जो कक्षक है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब तीसरा कक्षक आ गया, तीसरा कोश आ गया, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो ये पूरा का पूरा कक्षक क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। इसलिए ये जैसे इससे पहले 10 नंबर का तत्व कौन सा आता है? 10 नंबर का तत्व कौन सा आता है? नियोन आता है। क्या आता है? नियोन। तो ये नियोन क्या है? नियोन इस प्रकार से नियोन का 2, 8 ये विन्यास होता है नियोन का। तो इस प्रकार का अक्रिय विन्यास प्राप्त करने के लिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर देता है, और जो दान कर देता है तो इस सोडियम का क्या हो जाता है? ये सोडियम उदासीन, ये तो क्या था? उदासीन। और अब ये क्या बन जाएगा? धनावेश आ जाएगा उस पे। यानी अब ये सोडियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये सोडियम आयन। क्या बन जाएगा? सोडियम आयन। ये उदासीन है जबकि ये क्या है? सोडियम आयन।
सोडियम आयन क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर धनावेश है। धनावेश का मतलब क्या होता है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन का दान किया है। जो दान करता है, जिसके पास धन होता है, वही तो क्या कहलाता है? धनी कहलाता है। इसलिए जिसके पास धन है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं? प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देते हैं। इसके बाद में क्या बनता है? देखो, जैसे सोडियम का ये लिखा, एक इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद में इसकी संरचना कैसी बनती है? पहला जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी अब ये विन्यास कैसा प्राप्त हो गया हमें? 2 और 8 के रूप में। कैसा प्राप्त हो गया? 2 और 8 के रूप में। अब देखो, यहाँ पे प्रश्न इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, या इस प्रकार से नहीं पूछा जाता है। या तो इसका सीधा सीधा क्या पूछा जाता है कि उदासीन जो परमाणु होता है उसका विन्यास लिखी, तो उदासीन जो परमाणु होता है उसके लिए तो ये लिखा जाता है, और यदि धनायन आ जाए तो उसके लिए क्या लिखा जाता है? 2 और 8 लिखा जाता है। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उसमें ये इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन या धनायन, सोडियम धनायन है, वो अपने संगत परमाणु से, सोडियम आयन अपने संगत परमाणु से छोटा होता है। सोडियम आयन अपने संगत परमाणु से छोटा होता है। यानी छोटा रूप किसका होगा? इसका। जबकि इसका क्या होगा? बड़ा होगा। देखो यहाँ पर एक कक्षा की यहाँ पर बढ़ गई, यानी एक यहाँ पर कक्षा बढ़ रही है। कक्षा बढ़ रही है तो इसका आकार भी बढ़ रहा है। यहाँ पर इसने एक कक्षा के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन था उसको त्याग दिया, जिससे ये कक्षा क्या हो गई? इसकी समाप्त हो गई। यहाँ पर देखो, ये के एल और ये एम है, और यहाँ पर के और एल 2 ही कक्षाएं हैं। इसलिए 2 कक्षा होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि एक जो बाह्यतम कक्षा थी वो क्या हो जाती है? यहाँ पर नष्ट हो जाती है। यानी बाह्यतम कक्षा जो होती है, जो बाह्यतम कोश होता है, वो रिक्त हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कि जो सोडियम परमाणु होता है, सोडियम परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होती है? 11। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या यदि 11 होती है तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? क्योंकि ये तो ऋणावेश है और ये धनावेश है, इसलिए ये क्या हो गया? उदासीन। अब जब हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी? 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी बचेगी यहाँ पर? 10। जबकि प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी? 11। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? 11। एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। तो अब क्या होगा? ये जो धनावेश है या जो नाभिक है, इसकी प्रकृति क्या होती है कि ये अपने जो बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित किए हुए होती है। जैसे ये धनावेश है तो ये इलेक्ट्रॉनों पे ऋणावेश होगा, तो जो जितने भी यहाँ पर जो धनावेश हैं ये सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए होंगे। तो जैसे कि मान लो कि आपकी मुट्ठी के अंदर, जैसे मान लो कि आपकी मुट्ठी में जैसे 5 पेन है या 6 पेन है या 11 का ही ले लो कि आपकी मुट्ठी में 11 पेन है और आपने उसको इस प्रकार से पकड़ रखा है। एक पेन आपका गिर गया, अब क्या करोगे? जो आपके बचे हुए 10 पेन हैं उसको आप बहुत यानी स्ट्रिक्टता से उसको पकड़ोगे। क्यों पकड़ोगे? ताकि ये जो एक पेन गिर गया वो गिर गया, लेकिन अब मेरे पास जितने भी पेन हैं वो आगे नहीं गिरने चाहिए, यानी स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या कर लेते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की तरफ क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। नाभिक की तरफ क्या हो जाते हैं? ये इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है? ये जो कोश है, ये कोश क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ये कोश क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सोडियम है,
सोडियम आयन है वो अपने संगत परमाणु से उसका आकार छोटा होता है। क्यों? तो इसमें जैसे ऑप्शन में आता है तो उसमें आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि सोडियम आयन का आकार छोटा क्यों होता है। सोडियम आयन का आकार छोटा इसलिए होता है क्योंकि उसकी बाह्यतम कक्षा में जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है और वो Na+ के रूप में बना चुका है, जिससे जितने उसके पास बाह्यतम कक्षक में जो 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 जो आंतरिक इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या करेगा, ये बहुत ही ज्यादा स्टिकता से पकड़े रखेगा, जिसके कारण इसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आकार छोटा हो जाएगा, त्रिज्या छोटी हो जाएगी, यानी इस परमाणु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा। जैसे मैथ में आप पढ़ते हैं कि जिसकी रेडियस, जिसकी जो त्रिज्या होती है वो छोटी होती है तो वो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार से तो ये जो अपना बाह्यतम कक्षक में बाह्यतम कक्षक में एक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए जो इसने त्याग किया है, इसके कारण इसको क्या मिला है, स्थायित्व मिला है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1। सोडियम की संयोजकता कितनी है, +1। यहाँ पर +1 लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 है तो यहाँ पर प्लस से ही हम समझ सकते हैं कि प्लस में मतलब 1 है। अब देखो दूसरा हम समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम का उदाहरण लेते हैं तो मैग्नीशियम का जो संयोजकता होती है वो +2 होती है। +2 किस प्रकार से होती है, ये हम पहले इसको रफ कर देते हैं। पहले मैग्नीशियम की संयोजकता समझते हैं। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 होती है। तो ये +2 संयोजकता कैसे होती है, जैसे 2, 8 और सोडियम का हमने लिखा था 1, 2, 8, 2, इस प्रकार से होती है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर कितने हैं, 8 हैं, 8 है, और तीसरे में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को या तो इनको अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, नियॉन की तरह इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको या तो ग्रहण करेगा या ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय इसकी प्रवृत्ति होती है कि ये 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दे। तो ये जो बाह्यतम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है इनका त्याग कर देता है, जिसके कारण जो मैग्नीशियम है ये क्या बन जाता है, Mg+2, यानी ये क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम का ले लो। एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +3 संयोजकता होती है, +3 होती है, यानी उसका विन्यास कैसा होता है, 2, 8, और जैसे इसका 2, 8, 2 था, सोडियम का 2, 8, 1 था, तो इसी प्रकार से इसका कितना होता है, 2, 8, 3 होता है। तो अब इसको भी क्या चाहिए, अपने बाह्यतम कक्षक में अष्टक पूरा करने के लिए, जैसे इसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसको कितना चाहिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने के बजाय, 5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय ये अपने जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं उनको त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाती है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो क्या हो गई संयोजकता, +3। तो एल्यूमिनियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के क्या बना लेता है, एल्यूमिनियम +3, यानी अब ये एल्यूमिनियम है, इसको कहेंगे हम क्या, उदासीन। क्या कहेंगे, उदासीन। और ये क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, यानी ये आयनिक प्रवृत्ति में आ जाएगा, आयनिक हो जाएगा। ये इसके ऊपर जो धनावेश आ जाएगा जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये आयनिक रूप में आ जाएगा। इस प्रकार से कुछ हम ऋणायन के उदाहरण समझते हैं। ऋणायन यानी कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं
जो इलेक्ट्रॉन जिनके बाह्यतम कक्षक में एक या दो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जिसके कारण वो सारे इलेक्ट्रॉन को त्यागने के बजाय किसी से भी यानी किसी दूसरे परमाणु से जो धनायनिक परमाणु है वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन के बारे में समझते हैं, तो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, यानी कल हमने पढ़ा था ये स्टूडेंट और प्यारे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट 1, 2 और ये 3। अब इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इसमें हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 8। 2s को उसमें 2s में 2 भर गए और इस 2p में कितने भर गए, यानी 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो बच गए कितने, 4, वो इसके अंदर आ जाएंगे। इसलिए ये जो बाह्यतम कक्षक है, इस बाह्यतम कक्षक के अंदर यानी ये जो दूसरा कोष है, जैसे मान लो ये पहला कक्षक है, ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो 1s में तो क्या भर दिए हमने, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। दूसरा जो ये कक्षक है, उस कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 तो s में है और 4 कितने हैं, 4 क्या है, p में है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी ये टोटल कितने हो गए बाह्यतम कक्षक में, 6। अब क्या करेगा, ये अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, यानी अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये किसी से संयोग करके या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ये क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। यानी अपने बाह्यतम कक्षक में इसको इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए या तो किसी ऑक्सीजन परमाणु से या कोई ऐसा परमाणु हो जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उससे ये संयोग करेगा। तो उससे क्या हो जाएगी, इसकी ये संयोजकता या इसका ये जो अष्टक है वो पूरा हो जाएगा। यानी जो ऑक्सीजन है उसका जो बाह्यतम कक्षक में जो 2 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब ये क्या करेगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। इसलिए ध्यान रखना, ये जो 2 है ये ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा और जो लेता है इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर, जैसे हम धन के बारे में सीधा सा उदाहरण लेके समझ सकते हैं कि जिसने जो धन लेता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, ऋण चढ़ जाता है। यानी इसके ऊपर भी क्या चढ़ जाएगा, ऋण चढ़ जाए। इसके ऊपर जो संयोजकता होगी वो क्या हो जाएगी, -2। तो अब इस -2 संयोजकता को प्रदर्शित करता है, जिसके कारण या तो ये किसी, अगर हाइड्रोजन के साथ इसकी प्रवृत्ति यानी हाइड्रोजन के साथ इसकी बनती ज्यादा है, इसलिए या तो ये हाइड्रोजन के पास जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या कर देंगे, इसकी संयोजकता को पूरा कर देंगे और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो ये क्या बना लेगा, 2 हाइड्रोजन को ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा और अपना जो इस प्रकार से इस प्रकार से ये बना लेगा, यानी ये H2O बना लेगा, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है उसके बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कक्षक में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन या तो ये त्यागेगा या साझा करेगा, क्योंकि इसको भी क्या चाहिए, अपने जो निकटतम एक्री गैस है उसके समान इसको गैस विन्यास प्राप्त करना होता है। इसलिए जो हाइड्रोजन के बाद में दूसरा क्या होता है, हीलियम। तो हीलियम के अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन भी ये सोचता है मैं भी इसके समान एक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करूं। तो अब क्या करता है, ये ऑक्सीजन से संयोग करता है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, देखो इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से समझते हैं, जैसे ये ऑक्सीजन और इसके बाह्यतम कक्षक में 1 2 3 4 5 6 बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या करेगा, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अब ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से संयोग करेगा। ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ऑक्सीजन की संयोजकता पूरी हो जाएगी और इसकी संयोजकता भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जैसे अब ये तो इस प्रकार से बना लेता है,
इस प्रकार से संयोग कर लेता है, और ये क्या कर लेता है, ये इस प्रकार से संयोग कर लेता है। तो अब देखो ऑक्सीजन की भी पूर्ति हो गई बाह्यतम कक्षक में, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाइड्रोजन की भी हो गई, क्योंकि इसको भी हीलियम के समान अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त हो गया, यानी 1 2 और ये भी 1 और 2, यानी ये आपस में क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनों का। इस प्रकार से ये अपना स्थायित्व प्राप्त करते हैं और ये यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। इसके अलावा हम एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन आता है, तो फ्लोरीन की संयोजकता जो होती है वो क्या होती है, 2 और जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन के बाद ही आता है, इसलिए इसकी कितनी होती है, 2 और 7 होती है। अब क्या चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसके बाह्यतम कक्षक में। बाह्यतम कक्षक जो है उसको पूरा करने के लिए इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा, तो ये क्या करेगा, F माइनस की प्रवृत्ति दर्शाएगा, यानी यहाँ पर क्या दर्शाएगा, ये ऋणावेश। यानी फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, -1, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 और हाइड्रोजन की संयोजकता +1, सोडियम की +1, मैग्नीशियम की +2, एल्यूमिनियम की +3, इस प्रकार से। और इसके बाद में सिलिकॉन आता है तो +4, और उसके बाद में इसी प्रकार से आगे जो संयोजकताएं होती है 5 के बाद में माइनस की संयोजकताएं प्रदर्शित करने लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षक में यदि 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसके बाद में वो इलेक्ट्रॉन अपने बाह्यतम कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बजाय 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक दर्शाते हैं। इसी प्रकार से जैसे हम एक और उदाहरण समझते हैं, जैसे अपना क्लोरीन परमाणु है, तो क्लोरीन की हालत भी इसी की तरह होती है, यानी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षक में जैसे हम 2 8 और 7, इसके भी बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करते हैं, ये भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो ग्रहण करता है उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, ऋण चढ़ जाता है, इसलिए ये Cl क्या कर लेता है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये किस में बदल जाता है, Cl-। इस प्रकार से ये संयोजकताएं प्लस और माइनस में होती है। अब हम आगे जो है, यानी कुछ संयोजकताएं ऐसी होती हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, उनको भी हम जो उदाहरण है उनको भी समझते हैं। संयोजकता क्या होती है, तो परिवर्तनशील संयोजकता मतलब होता है कि संयोजकता जैसे किसी किसी में +1 होती है, +2 होती है, तो इस प्रकार से जैसे जिंक है, तो जिंक की सामान्य उदासीन अवस्था में जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 0 होती है। यदि ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है, यदि 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है तो ये क्या बना लेता है, Zn+2। तो यहाँ पर 0 थी इसकी संयोजकता और यहाँ पर कितनी हो गई, +2, तो संयोजकता परिवर्तित हो गई। जब ये उदासीन था तो इसकी संयोजकता क्या थी, 0, और यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +2। इसी प्रकार से जैसे क्लोरीन है, इस अवस्था में ये क्या है, उदासीन है, और उदासीन जो होता है उसकी संयोजकता क्या होती है, 0 होती है। और ये जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये Cl- के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ पर 0 थी और यहाँ पर इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, -1, क्या हो जाएगी इसकी संयोजकता, -1, तो ये भी परिवर्तित हो गई। इसी प्रकार से जैसे कॉपर है, इसकी संयोजकता है +2, कॉपर की संयोजकता +2 का मतलब कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हुए हैं, इसलिए ये क्या है, +2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल गए, इसलिए ये +2 है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन वापस ग्रहण कर लेता है तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, +1, तो 1 को हम लिखते नहीं है, इस प्रकार से ये प्लस का मतलब 1 ही होता है। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी थी, +2, और यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी है, +1। इसी प्रकार से जैसे Fe +2 है,
Fe+2 है। ये क्या करेगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन और त्याग देगा तो Fe+2 की जगह क्या हो जाएगा, Fe+3, यानी यहाँ पर इसकी +2 संयोजकता थी और यहाँ पर इसकी कितनी संयोजकता होगी, +3 हो गई। तो इस प्रकार से ये जो संयोजकताएं होती हैं ये आपस में परिवर्तित होती रहती हैं। ये किसी भी जब यौगिक बनते हैं तो ये यौगिक बनते समय किस प्रकार की प्रकृति का अणु इनसे जुड़ रहा है, इसलिए ये परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।